हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। कल हमने इंसुलेशन स्टार्ट किया था, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कल हमने इंसुलेशन में देखा था कि इंसुलेशन क्या होता है। इंसुलेशन सन से आने वाले इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, ठीक है, और ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो लॉन्ग वेव के रूप में होती है, जो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक करती है। फिर हमने देखा था कि कुछ जो गैसेस होती हैं वो सिलेक्टिव एब्जॉर्बर होती है, जैसे कि हमने नाइट्रोजन को देखा था। नाइट्रोजन एक सिलेक्टिव एब्जॉर्बर है, ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन है वो हार्डली कोई रोल प्ले करता है किसमें, वेदर के फिनोमिना में, ओके। और CO2 के बारे में हमने देखा था कि वो मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है किसके, जो सन से आने वाली जो रेज होती है, शॉर्ट वेव रेज, वो सन से उसके लिए वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होने वाली रेज होती है, लॉन्ग वेव रेज, वो उसके लिए क्या होता है, ओपेक होता है, और वो उसको एब्जॉर्ब करता है और इस तरह से अर्थ के हीट को बैलेंस करता है, ठीक है। हमने देखा था कि CO2 को हम GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। और अभी जो रिसेंट एरा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एरा चल रहा है, जिसमें CO2 के बढ़ने से बहुत सारे इश्यूज हमारे अर्थ प्लैनेट को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तीसरा हमने देखा था वाटर पेपर का रोल भी हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक विंडो देखा था कि एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है। एटमॉस्फेरिक विंडो जैसे कुछ गैसेस क्या होती है ना, कि वो जो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक रेज होती हैं उनको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और जिस वजह से क्या होते हैं वो स्केप कर जाते हैं, तो उनको हम एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं। फिर हमने देखा था कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है। सोलर कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो इंसुलेशन होती है, जो अर्थ से, जो सन से रेज आती है अर्थ के ऊपर, वो मोर और लेस क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन ये कांस्टेंट शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, ठीक है। और ये कितना अमाउंट होता है, 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। क्या सब जगह हमारे अर्थ के सारे जगह पे सेम होता है या कुछ फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नहीं, हमारे जो इंसुलेशन है, जो सन से आने वाली रेज है, वो सब जगह सेम नहीं होता है। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, और फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप के हैं, और अभी रिसेंट एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी इसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे क्या रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम प्राइमरी फैक्टर में देखते हैं, क्या है प्राइमरी फैक्टर में, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एंड टिल्ट ऑफ अर्थ रोटेशनल एक्सिस। सेकेंडरी फैक्टर जिसको हम मॉडिफाइंग फैक्टर भी कहते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, टोपोग्राफी का क्या रोल होता है, और अदर कुछ फैक्टर्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस से, कि अगर अर्थ स्फेरिकल ना होके ऐसे प्लेन होता तो क्या रोल होता है, कैसे फिर क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो सन से आने वाली रेज होती, अगर हमारा जो अर्थ प्लेन होता, फ्लैट होता, तो सन से आने वाले रेज सारे लैटिट्यूड पे सेम होती है, ठीक है। लेकिन हमारा अर्थ कैसा है, हमारा अर्थ स्फेरिकल है, ओके। और स्फेरिकल होने की वजह से क्या होता है कि जो सन से आने वाली जो रेज होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा वो इक्वेटर पे होती है। लेकिन इसमें भी एक रोल है कि अगर स्फेरिकल होता और अदर कोई फैक्टर काम नहीं करता, ठीक है, तो जो सन से आने वाली रेज है कभी पोल्स के ऊपर पहुंच नहीं पाता, ठीक है। वो क्या होता है कि धीरे धीरे पोल्स के बाद सनरेज घट जाता। वैसे तो सनरेज घटता ही है, लेकिन पोल्स भी हमारे कुछ सनरेज, पोल्स के पास भी हम देखते हैं कि 6 मंथ सनलाइट होता है और 6 मंथ नहीं होता। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या स्फेरिकल होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो स्फेरिकल होने की वजह से तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारी अर्थ सिर्फ स्फेरिकल होती और सनरेज क्या होता है, सबसे ज़्यादा अर्थ के इक्वेटर पर पड़ता है, और फिर धीरे धीरे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस घटता जाता। तो क्या वजह है कि पोल भी एक सफिशिएंट अमाउंट में सन से आने वाली सनरेज को मतलब प्राप्त करता है, वहाँ पे भी सनलाइट आती है। तो इसका सबसे बड़ा वजह है टिल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, 23 डिग्री पे टिल्टेड है, 23.5 टिल्टेड है। और जिसकी वजह से क्या होता है ना,
जैसे कि हम अभी इस फिगर में देख रहे हैं कि अगर हमारा अर्थ क्या होता, टिल्टेड नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा जो लाइट पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, वो इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, और पोल्स पे लाइट्स नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पोल्स पे भी सफिशिएंट लाइट आती है। ठीक, तो इसके वजह क्या है? इसकी वजह हम देखते हैं कि जो हमारी जो अर्थ है वो जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है वो टिल्टेड है अपने एक्सिस से 23.5 पे। और टिल्टेड होने की वजह से क्या है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि मान लीजिए ये सन है और ये हमारी अर्थ है, और अर्थ की ये टिल्टेड एंगल है 23। तो इस वजह से क्या है ना कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ये क्या होता है, नॉर्थ पोल लाइट्स प्राप्त कर रहा है। ठीक है, और क्या होते हैं जब ये, जिसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं, समर सॉल्स्टिस कब होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट होता है। ठीक है, और वही सदर्न पोल में जब ये विंटर सॉल्स्टिस होता है तो सदर्न पोल भी लाइट प्राप्त करता है। और इक्विनोक्स पर 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा कि जो सन से आने वाली रेज हैं उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। सन जो हमारी अर्थ की जो फीचर है, अगर वो टिल्टेड नहीं होती तो पोल्स पे लाइट नहीं पहुंच पाता, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा लाइट होगा। अगर हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट होती तो सारे रेज इस जो सन से आने वाली जो रेज है वो सब जगह समान होती, सारे लैटिट्यूड पे समान होती, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट के बारे में भी हमने देखा था कि जब लॉन्ग समर डेज होगी तो जो सोलर लाइट है वो एक्सपोज करेगा, वो डेज जो है वो सोलर रेज को ज़्यादा एक्सपोज करेगा। ठीक है, और वही शॉर्टर क्या होगा, शॉर्टर एक्सपोज होगा सनलाइट का, कब, विंटर में, क्योंकि विंटर में क्या होता है, डेज शॉर्टर होते हैं। ठीक है, तो हमने प्राइमरी फैक्टर को देख लिया कि प्राइमरी फैक्टर कैसे कैसे रोल प्ले, एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या रोल होता है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट का क्या रोल होता है, एंड टिल्ट ऑफ अर्थ रोटेशनल एक्सिस का क्या रोल होता है। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी फैक्टर का क्या रोल होता है, सेकेंडरी फैक्टर कैसे रोल प्ले करती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी फैक्टर में हम सबसे पहले किसको देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये मॉडिफाइंग फैक्टर होता है। ठीक है, इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एरोसोल्स, क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमने देखा कि ये मॉडिफाइंग फैक्टर है, और क्लाउड एरोसोल्स ये नेचुरल और मैन, मतलब ये कैसे, ये डायनामिक होते हैं। ठीक है, तो क्लाउड तो हम नेचुरली भी आजकल वैसे क्लाउड को ये कर रहे हैं, बना सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के हेल्प से, और एरोसोल्स तो मैनमेड और नेचुरल दोनों हो सकते हैं। तो कैसे क्या रोल प्ले करते हैं। अब क्लाउड जोनल होता है, जोनल मतलब क्या होता है, कि लैटिट्यूड डिफाइन करते हैं। क्लाउड जोनल कैसे होता है और ये लैटिट्यूडली कैसे डिफाइन होता है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो हमारी इक्वेटर है, ठीक है, वैसे वहां पर सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, मतलब सनरेज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सनरेज ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो बारिश होती है वो सब दिन होता है, सारे दिन होते हैं आफ्टर 2 PM। ठीक है, तो बारिश होने का वो क्लाउडी नेचर का होता है, वहाँ पे क्लाउड बने रहते हैं, और क्लाउड क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं किसको, सन से आने वाली रेस को। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसोलेशन 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा नहीं होता है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ट्रॉपिक्स पे पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लाउडीनेस कम होता है। ठीक है, तो इसलिए जो क्लाउड्स होता है उसका कैरेक्टर जो होता है वो जोनल होता है, ये जोन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मेनली ये, और जोनल का मतलब क्या होता है, लैटिट्यूडनल नेचर को फॉलो करना। ठीक है, लेकिन जो एरोसोल होता है वो जोनल नहीं होता है, और ये वेरी डायनामिक होता है। एरोसोल्स हमने देखा था सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे एयर में। ठीक है, और जोनल नहीं होने का मतलब क्या है, ये डिटरमाइंड नहीं होता है, किससे, लैटिट्यूड से। तो कैसे ये रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अगर
जब बहुत ज़्यादा एरोसोल्स होंगे, हमने देखा था कि एरोसोल्स अगर बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइमेट में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो जो सन से आने वाली रेज हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सनरेज, अगर एरोसोल्स ज़्यादा होगा तो इंसोलेशन कम होगा, ठीक है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओके। और एरोसोल कैसे नेचुरली और मैन मेड, अगर कैसे नेचुरली, जैसे कि अगर फॉरेस्ट फायर हो गया, नेचुरली फॉरेस्ट फायर हो गया, वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे भी बहुत सारे ऐसे सूट्स आते हैं, अगर कोई मेट्योराइट्स गिरता है उससे भी जो जल के जो सूट्स बनते हैं वो भी एरोसोल का फॉर्मेशन करता है। और अगर मैनमेड देखें, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज देखें, तो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में क्या हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक जैसे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ होती है, वेहिकुलर पोल्यूशन, स्टबल बर्निंग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि एरोसोल और क्लाउड का भी रोल प्ले होता है किसमें, इंसोलेशन में, ओके। चलिए आगे देखते हैं। और क्लाउड का एक, जैसे कि इसमें हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये हमारा लैटिट्यूड है और ये इंसोलेशन है पर ईयर का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है इंसोलेशन, 30 डिग्री पे, ये हमने देख लिया, रीज़न हमने देख लिया, यहाँ पे क्लाउडीनेस ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिस वजह से जो हाईएस्ट इंसोलेशन होता है ना, वो डेजर्टिक एरिया में भी पाया जाता है, डेजर्ट रीजन में हाईएस्ट इंसोलेशन भी होता है, क्योंकि डेजर्ट में क्लाउडीनेस नहीं होता है, जैसे कि सहारा, ऑस्ट्रेलिया, चिले, अटाकामा, बिकॉज डेजर्ट आर ड्राई ड्यू टू विच देयर इज लिस्ट अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर। अब आप इसको इस फिगर से अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री पे जो क्लाउड की कवर है वो क्या है, वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की इंसोलेशन 180 ही है, ठीक है। और जैसे ही हम देखते हैं कि ट्रॉपिक्स में जाते हैं तो इंसोलेशन कितना हो जाती है, 220 to 200, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। और ये मेनली कहाँ पे, डेजर्ट रीजन में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि हम सहारा में देख रहे हैं यहाँ पे 280 है, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, इंसोलेशन ज़्यादा होता है। इंसोलेशन ज़्यादा होने की वजह क्या होती है, इंसोलेशन, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड कवर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम थार डेजर्ट के पास देख रहे हैं 260, ठीक है, कालाहारी, चिले, अटाकामा, ओके। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि क्लाउड का कितना बड़ा रोल होता है इंसोलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कैसे रोल प्ले करता है इंसोलेशन में। टोपोग्राफी में हम 2 तरह का देख सकते हैं, एक अल्टीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ स्लोप। अल्टीट्यूड के लिए ना हम दो पिक्चर लेते हैं, जैसे कि ए और बी हम लेते हैं। तो ए जो है वो मान लीजिए ऐसा रीजन, ये फ्लैट प्लेन है, ठीक है, जो कहाँ पे, सी लेवल के जस्ट एबव है, ओके। और हम एक प्लेट्यू रीजन लेते हैं। तो अगर जब प्लेन है, जो फ्लैट रीजन है, जो नियर द क्या है, नियर द सी लेवल है, वहाँ पे क्या होता है, इंसोलेशन हैव टू पास थिकर एरिया, थिकर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है क्या, लॉन्ग डिस्टेंस को, दस इट विल रिसीव लोअर अमाउंट ऑफ सनलाइट। क्यों वो लोअर अमाउंट ऑफ सनलाइट को रिसीव करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, और इस बीच में वो स्कैटर्ड भी होते हैं, एरोसोल्स भी होते हैं, क्लाउड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ सनलाइट जो होता है वो प्लेन्स पे पहुंचता है। जबकि हम हाई प्लेट्यू रीजन पे देखते हैं कि लेस एटमॉस्फेयर होता है। लेस एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है कि इंसुलेशन को कम रीजन ट्रैवल करना होता है। कम रीजन ट्रैवल करना होता है तो वहाँ पे जो सनलाइट होती है वो ज़्यादा होती है, और सनलाइट ज़्यादा भी होती है और सनलाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक भी ज़्यादा कर जाती है, क्योंकि वहाँ पर GHG और जो भी गैसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और हमें पता है कि जो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किससे वार्म होता है, किससे हॉट होता है, वो जो सन से आने वाली रेज है, शॉर्ट वेव रेज है, उससे नहीं, बल्कि जो अर्थ से जो रेडिएट होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन से हमारा जो अर्थ है वो होता है। जब लॉन्ग वेव रेडिएशन को GHG गैसेस, दैट मीन्स CO2 और वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अर्थ के हीट को बैलेंस करते हैं,
ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हाई प्लेट्यूड है वहाँ पे सनलाइट तो बहुत ज़्यादा आती है, इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे वार्मनेस ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो इंसोलेशन होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा। अब हम डायरेक्शन ऑफ स्लोप का देख लेते हैं कि स्लोप का डायरेक्शन का क्या रोल होता है इंसोलेशन में। तो इसको समझने के लिए हम अपने हिमालयाज को लेते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो क्या होता है ना कि जो इसका सदर्न स्लोप है ये क्या करता है, इंसुलेशन को रिसीव करता है, ठीक, जबकि जो नॉर्दर्न स्लोप है वो इंसुलेशन को रिसीव नहीं करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्दर्न स्लोप है वो ज़्यादा सनलाइट नहीं प्राप्त कर पाता और सदर्न स्लोप ज़्यादा सनलाइट प्राप्त करता है। और इसका अपोजिट कहाँ पे होता है, इसका अपोजिट हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। वाइल सदर्न हेमिस्फीयर में बियॉन्ड 60 डिग्री लैंड नहीं मिलता है, तो इसका ज़्यादा अफेक्ट सदर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस कैसे होता है, एंथ्रोपोजेनिक कैसे रोल प्ले कर। एक तो हमने एरोसोल्स देखा था कि एरोसोल्स भी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की वजह से हो सकता है। ठीक है, और एरोसोल अफेक्ट करता है सन से आने वाली रेस को, क्योंकि एरोसोल्स ज़्यादा होंगे तो इंसुलेशन कम होगा। ओके, दूसरा जो अभी हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है हमारे, तो क्या होता है ना कि हम बड़े बड़े अर्बन एरिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स को बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्रैपर्स हैं वो क्या करती हैं, ये इंसुलेशन हैज़ डायरेक्टली अफेक्ट द इंसुलेशन रिसीव्ड इंक्लूड द एडिशन ऑफ, तो ये स्क्रैपर्स क्या करते हैं, इंसुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस वजह से क्या होता है कि हमें अर्बन हीट की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो सन से आने वाली रेज है, ये जो सन से आने वाली रेज है ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाती है, और ये अर्बन हीट की जो समस्या आजकल बढ़ी हुई है वो किस वजह से होती है, स्क्रैपर्स की वजह से, कंक्रीटाइजेशन की वजह से। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं हीट बजट। हीट बजट क्या होता है, इसका क्या रोल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हीट बजट में बैलेंस, बजट का मतलब क्या होता है, बैलेंस। बजट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि हमारी इकोनॉमी की बजट आने वाली है, ठीक है, और हमारे पास भी बजट का कि हमारा बजट खराब हो गया इस मंथ का, हम अक्सर ऐसे सुनते। तो बजट मतलब बैलेंस खराब हो गया है। ठीक है, खर्च करने का बैलेंस और हमारे पास रखने का और खर्च करने का जो बैलेंस है वो खर्च ज़्यादा, अगर बैलेंस गड़बड़ाएगा मतलब हमारे खर्च ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हमारे पास पैसे कम है। तो हीट बैलेंस क्या करती है, वो हमारे अर्थ की हीट को बैलेंस करती है। ठीक है, अर्थ की हीट को बैलेंस कैसे करती है, वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन जो अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में होते हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करते हैं, क्या रोल प्ले होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमने देखा था कि अगर हमारे अर्थ पे हीट बैलेंस नहीं होता, ठीक है, हमारी अर्थ बैलेंस नहीं होती, अगर वहाँ को अगर GHG गैस CO2 नहीं होता, तो जो सन से आने वाली जो रेस थी अगर वो रिटर्न बैक हो जाती तो हमारा अर्थ जो है वो दिन में वार्म होता और रात को कोल्ड हो जाती, और यहाँ पे लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता। तो हीट बैलेंस एक बहुत बड़ा वजह है, क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस। ओके, और इसमें सबसे बड़ा कौन कौन से एलिमेंट्स है जो रोल प्ले करते हैं, इंसोलेशन, जो सन से आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो ना जो रिफ्लेक्ट बैक इनटू स्पेस होता है। मान जाइए कि ये सन से आने वाली रेज है और ये अर्थ के सरफेस से पहुंचने से पहले ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो उसको हम एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, रेसिडेंस टाइम ऑफ एनर्जी। रेसिडेंस टाइम ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये जो अर्थ सन से आने वाली रेज है और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में चेंज हो जाती, तो ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितने टाइम तक रहती है। ठीक है,
और इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? इसमें सबसे बड़ा जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दीज आर एमिटेड बाय अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव। ओके, आई होप आप लोगों को ये फैक्टर समझ में आ रहे होंगे। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होता है? रेडिएशन होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है एंड इवापोरेशन होता है, ठीक। जो सन से आने वाली जो इनकमिंग सोलर रेज है वो किस फॉर्म में आते हैं? रेडिएशन के फॉर्म में। और जो अर्थ से जो रिफ्लेक्ट बैक होती है वो कैसे होती है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इवापोरेशन से, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर वाटर में स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया जाए तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर वेपर में अगर कंडेंसेशन हो तो वाटर और रिलीज करेगा स्पेसिफिक हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो अब हम देखते हैं कि अर्थ के हीट बैलेंस कैसे होता है, इसमें कैसे मेंटेन रहता है, क्या क्या रोल प्ले होता है। तो देखते हैं कि मान लीजिए सन है, ठीक है, और हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि सन से जो आने वाली रेज है वो 100 यूनिट की है, ठीक है। तो 100 यूनिट में क्या होता है ना कि जो 30 यूनिट है ना सोलर रेडिएशन की, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है अर्थ से और स्कैटर्ड हो जाती है। तो ये 30 यूनिट तो स्कैटर्ड हो गई या तो रिफ्लेक्ट बैक कर गया। इसको हम अल्बिडो कहते हैं क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंचते, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और 20 यूनिट्स जो होता है वो एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स में एब्जॉर्ब होते हैं, जिसमें जो कि क्लाउड, एरोसोल्स और गैसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने 50 यूनिट जो अर्थ पे सन से आने वाली जो सोलर रेडिएशन है उसका रोल हमने देखा कि जिसमें 30 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अल्फिडो के फॉर्म में, और जो 20 यूनिट्स होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। किसके थ्रू? क्लाउड, एरोसोल्स एंड गैसेस से। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। अब 50 यूनिट्स हमारे अर्थ सरफेस, 50 यूनिट्स और बचा हमारे पास, ठीक है। और उस 30 यूनिट जो एल्बिडो के रूप में रिटर्न हो जाती है वो कैसे रिटर्न? 20 यूनिट्स रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड, जिसमें से जो 20 यूनिट्स है वो क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। 5 यूनिट रिफ्लेक्टेड बाय एरोसोल्स और 5 यूनिट रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ठीक है। लैंड हैज ग्रेटर एल्बिडो देन वाटर, फ्रेश स्नो हैज हाईएस्ट एल्बिडो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि फ्रेश स्नो, तो हमने देखा था कि जो माउंटेन और हिल्स पे क्या होते हैं कि सनराइज तो पड़ता है, वहाँ के जो इंसुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें लेस सरफेस एरिया से गुजरना पड़ता है, लेस एरिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो एल्बिडो के रूप में रिटर्न बैक भी हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे वार्मनेस कम होता है और वहाँ पे डेंसिटी भी जो हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी कम होती है, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, ठीक है। सैंड का जो एल्बिडो होता है वो 20 to 30% होता है, ग्रासेस का 20 to 25% होता है, फॉरेस्ट का 5 to 10% होता है। तो हम थोड़ा सा आउटगोइंग एनर्जी ऑफ हीट बजट देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। तो इसमें से हम देखते हैं, हमने 30 यूनिट का हिसाब पहले ही कर लिया था, जिसमें से हमने 20 यूनिट देखा था कि एब्जॉर्ब किए जाते हैं किसके द्वारा? क्लाउड, एरोसोल्स के द्वारा, ठीक है। अब 50 यूनिट जो अर्थ उसको एब्जॉर्ब करती है, उसका कैसे कैसे क्या? तो जो 50 यूनिट जो अर्थ एब्जॉर्ब, जिसमें से 7 यूनिट जो है लॉस्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। 50 यूनिट में से जो 7 यूनिट है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के रूप में लॉस हो जाते हैं। 23 यूनिट लॉस्ट बाय इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? हमारा ओशन, ठीक है। और 20 यूनिट लॉस्ट होता है किस में? लॉन्ग वेव रेडिएशन में, ठीक है। और इस 20 यूनिट्स में भी जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है उसमें जो 12 यूनिट लॉन्ग वेव रेडिएशन लिव द अर्थ एटमॉस्फेयर। हमने देखा था कि कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, जिसको हम एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं, ठीक है। और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, वे यही हैं 12 यूनिट्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। 8 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब बाय whom? एब्जॉर्ब बाय GHG गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि यहाँ तक हमने देखा था कि 20 यूनिट जो है
वो पहले ऑब्जर्व किया जाता है क्लाउड के द्वारा, और 50 यूनिट जो अर्थ के सरफेस को द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन 50 यूनिट में जो 12 यूनिट होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो 12 यूनिट 50 में 70, और उसमें से अगर हम 12 घटाए तो क्या होगा 58। तो टोटल 58 यूनिट जो एनर्जी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जिसमें से 20 यूनिट एब्जॉर्ब होता है एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स में, 23 लॉस्ट बाय एवापोरेशन, 7 लॉस्ट थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, एंड 8 एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग वेव रेडिएशन बाय GHG गैसेस। ठीक है, रेसिडेंस टाइम कैसे रोल प्ले करता है? रेसिडेंस टाइम मैंने बताया कि जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस जितना ज़्यादा होगी तो जो रिफ्लेक्ट बैक होगा वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो उतना ज़्यादा क्या होगा रेसिडेंस टाइम होगा। ठीक है, और रेसिडेंस टाइम हमें बताते हैं किस बात को, ग्लोबल वार्मिंग को। एज GHG एब्जॉर्ब द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ हीट बजट। ठीक है, लेकिन अगर वही GHG गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या करते हैं, वो हीट बजट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब हम कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि क्या हमारे अर्थ पे जो सोलर रेडिएशन आती है वो सब जगह सेम होती है? तो नहीं। हमने देखा था कि 30 डिग्री, मतलब हम बोल सकते हैं 40 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री साउथ जो होती है, जो सोलर रेडिएशन होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और बियॉन्ड 40 डिग्री इन बोथ द हेमिस्फीयर जो रेडिएशन होती है वो डेफिसिट में होती है। इन जनरल इंसोलेशन रिड्यूसेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल एंड बैक रेडिएशन इज सेम फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ठीक है, तो क्या होता है कि तब अर्थ की जो लैटिट्यूडनल हीट है वो कैसे बैलेंस होती है? वो बैलेंस होती है किसके थ्रू? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बाय विंड्स। ठीक है, ओशनिक सर्कुलेशन हमने देखा इसका ओशनिक करंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जैसे कि सरफेस ओशन करंट, डीप ओशन करंट, इस तरीके से हमारे जो अर्थ की जो हीट होती है वो बैलेंस्ड होती है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इंसुलेशन और हीट बजट का कंसेप्ट समझ आया होगा, और कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय, गुड नाइट।